एक तरफ एक कॉर्पोरेट जायंट, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी कार्रवाई, और दांव पर लगे हैं हजारों करोड़ रुपए। आज हम एक ऐसे वित्तीय साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जो भारत की सबसे बड़ी जांचों में से एक का सामना कर रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 3084 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, है ना? 31 अक्टूबर 2025 को भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों की ठीक इतनी ही कीमत की संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच कर लिया। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखा एक नंबर नहीं था, नहीं, ये असल हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टीज की जब्ती थी। और जरा देखिए कि इस जब्ती का पैमाना कितना बड़ा था। इसमें शामिल था मुंबई के पॉश पाली हिल में अंबानी परिवार का घर, दिल्ली का वो आइकॉनिक रिलायंस सेंटर, और सिर्फ इतना ही नहीं, 8 अलग अलग शहरों में जमीनें और दफ्तर भी। ये सारी कार्रवाई हुई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत, जिसका सीधा सीधा मकसद ही है काले धन को सिस्टम में आने से रोकना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाल के सालों में कॉरपोरेट संपत्तियों की इतनी बड़ी जब्ती करनी पड़ी। यही सवाल हमें इस पूरी जांच के दिल में ले जाता है और एक बहुत ही उलझी हुई पहेली की शुरुआत करता है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक बैंक और एक डील जो बुरी तरह से बिगड़ गई। चलिए समझते हैं कि इस मामले के मुख्य किरदार कौन है और वो कौन सा फाइनेंशियल सौदा था जो आज इस पूरे केस की नींव बना हुआ है। तो कहानी कुछ यूं है। साल 2017 से 2019 के बीच येस बैंक ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने 5010 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया रिलायंस ग्रुप की 2 कंपनियों ने। लेकिन फिर दिसंबर 2019 आते आते ये पूरा का पूरा निवेश एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब एनपीए बन गया। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा लोन था जिसकी किस्तें आनी ही बंद हो गई और बैंक के लगभग 3337 करोड़ रुपए अटक गए। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी कानूनी शब्द आता है, क्विड प्रो क्यो। लैटिन में इसका मतलब होता है कुछ के बदले कुछ, मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। जांचकर्ताओं का यही आरोप है कि येस बैंक का ये निवेश कोई सीधा साधा बिजनेस डील नहीं था, बल्कि इसी क्विड प्रो क्यो का हिस्सा था। तो आरोप क्या है? सीबीआई का कहना है कि येस बैंक के तत्कालीन सीईओ राणा कपूर और अनिल अंबानी के बीच एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, मतलब एक आपराधिक साजिश। आरोप यह है कि रिलायंस की कंपनियों ने राणा कपूर की पत्नी की कंपनियों को 285 करोड़ रुपए का लोन दिया और इसके बदले में कुछ के बदले कुछ, याद है? येस बैंक ने कथित तौर पर जनता का पैसा रिलायंस की कंपनियों में लगा दिया और ये सब इसलिए किया गया ताकि सेबी के जो नियम हैं उन्हें आसानी से बाईपास किया जा सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा गया कहां? चलिए अब उस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जांचकर्ताओं के मुताबिक इन फंड्स को कैसे घुमाया गया था। देखिए, ये एक तरह का 5 स्टेप का चक्र है। सब शुरू होता है जनता के पैसे से जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए येस बैंक में आता है। दूसरा स्टेप, येस बैंक नियमों को ताक पर रखकर इस पैसे को रिलायंस की 2 कंपनियों में डाल देता है। तीसरा स्टेप, और ये बहुत दिलचस्प है, ये कंपनियां आगे 13 शेल कंपनियों को कॉर्पोरेट लोन के नाम पर भारी रकम दे देती हैं। शेल कंपनियां मतलब सिर्फ कागजों पर बनी फर्में। फिर चौथा स्टेप, ये पैसा फौरन एक दूसरी कंपनी क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स को भेज दिया जाता है। और आखिर में 5वें स्टेप में कई परतों से गुजरने के बाद ये पैसा पहुंचता है ग्रुप की ही एक और कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खातों में। और इस पूरे चैनल से ईडी के फंड फ्लो एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक जो रकम पहुंची वो थी 1881.5 करोड़ रुपए। जरा सोचिए। तो हमने ये तो देख लिया कि पैसा कैसे घुमाया गया, लेकिन इसका सबूत क्या है? अब बात करते हैं उन सबूतों की जिनके आधार पर जांचकर्ताओं का दावा है कि ये पूरा लेन देन ही धोखाधड़ी से भरा था। भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस पर एक बहुत ही दमदार बात कही है। 22 अगस्त 2024 के अपने ऑर्डर में सेबी ने कहा, कॉर्पोरेट उधार के रूप में छिपाया गया एक भयावह उद्देश्य, मतलब ये सिर्फ लोन नहीं था, इसके पीछे एक खतरनाक मकसद छिपा था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखिए। कंपनी का नाम है रिलायंस होम फाइनेंस। नाम से क्या लगता है कि ये कंपनी आम लोगों को घर खरीदने के लिए लोन देती होगी, है ना? लेकिन असलियत देखिए, वित्त वर्ष 2018-19 में इसके कुल लोन का 80% हिस्सा कॉर्पोरेट लोन था। और ये लोन भी किसे दिए जा रहे थे? ज्यादातर ग्रुप की ही दूसरी कंपनियों को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और गड़बड़ियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, लोन
एक ही दिन में अप्लाई हो रहा है, सैंक्शन हो रहा है और पैसा मिल भी रहा है। कुछ मामलों में तो एप्लीकेशन आने से पहले ही लोन दे दिया गया। जिन कंपनियों को लोन दिया गया उनके ना तो कोई कर्मचारी थे, ना कोई टर्नओवर, ना ही कोई बिजनेस। कोई फील्ड इंस्पेक्शन नहीं, कोई मीटिंग नहीं। और तो और लोन के कई डॉक्यूमेंट्स या तो खाली मिले, या उन पर तारीख ही नहीं थी, या फिर उनमें बदलाव किए गए थे। ईडी ने इसे जानबूझकर की गई कंट्रोल की विफलताएं कहा है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो फेल होने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस टेबल से आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इन कंपनियों को शेल या खोखली कंपनियां क्यों कहा जा रहा है। कर्मचारी 0, टर्नओवर 0, बिजनेस ऑपरेशंस 0, और मजे की बात यह कि इनका रजिस्टर्ड पता भी अक्सर वही होता था जो दूसरी शेल कंपनियों का था, और इनके डायरेक्टर वो भी रिलायंस ग्रुप की कंपनियों से ही जुड़े हुए थे। तो साफ है कि इनका मकसद बिजनेस करना नहीं, बल्कि सिर्फ पैसा इधर से उधर करना था। चलिए अब इस केस की सिर्फ कानूनी बारीकियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये मामला इतना जरूरी क्यों है। भारत के फाइनेंशियल सिस्टम पर इसके क्या असर हो सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पैसा आखिर आया कहां से था। ये सिर्फ एक बैंक का पैसा नहीं था। देखिए, इस कथित घोटाले में इस्तेमाल हुआ लगभग 45% पैसा, मतलब करीब करीब आधा, म्यूचुअल फंड से आया था। मतलब ये आम लोगों की मेहनत की कमाई थी, उनकी बचत थी। जब ऐसी स्कीम्स में गड़बड़ी होती है तो सबसे बड़ी चोट छोटे निवेशकों को लगती है। तो कुल मिलाकर ये जांच सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये हमारे सिस्टम की कई खामियों को उजागर करती है। ये बताती है कि कैसे रेगुलेशंस में लूप होल्स हैं, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमजोर है, और जब जनता के पैसे को इस तरह कथित तौर पर साइफन ऑफ किया जाता है तो बैंकों और आम निवेशकों के लिए कितना बड़ा रिस्क पैदा हो जाता है। और आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब कोई इतना बड़ा कॉर्पोरेट साम्राज्य जनता के पैसे पर खड़ा होता है, तो जब वो ढहने लगता है, तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है।